स्वागत है आप सभी का। बीएनएसएस की जो न्यू सेक्शन ऐड हुई हैं तो उनके मैं पॉइंटर्स डिस्कस करूंगी। आप लोगों ने भी एआईबी का बीएनएसएस का जो पेपर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको देखे होंगे। तो आपने उनमें पाया होगा कि ये सेक्शन और इनके कंसेप्ट जो अंदर लिखे हुए हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, सेक्शन के अंदर से भी ये क्वेश्चन बनाते हैं। तो आज मैं इसके 2 पार्ट रखने वाली हूँ बीएनएसएस के। ठीक है, तो बीएनएसएस के 2 पार्ट रखूँगी, जिससे कि आधी चीज़ें उस वाले पार्ट में और आधी चीज़ें इस वाले पार्ट में हो जाएंगी। तो आज का जो पार्ट है ओनली जो न्यू सेक्शन ऐड हुई हैं और न्यू सेक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स क्या हैं जहाँ से वो क्वेश्चन बना सकते हैं, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। सेक्शन 86 है। तो सेक्शन 86 में बोला गया है कि आइडेंटिफिकेशन, ये जो 19 वाला हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर किस सेक्शन में दिया गया है। तो ऐसा ऑप्शन बनाया था 73, 74, 86, 84, तो आंसर 86 था। ठीक है, तो इसमें आखिर इसके अंदर भी क्या है, सेक्शन के अंदर से भी क्वेश्चन बन सकता है इस बार। तो रिटर्न रिक्वेस्ट पे हो सकता है। पुलिस ऑफिसर जब रिटर्न रिक्वेस्ट करते हैं किस ऑफिसर को, तो एसपी को कर सकते हैं या पुलिस कमिश्नर ऑफ दी पुलिस को। ठीक है, तो मतलब रिटर्न रिक्वेस्ट कौन करता है, पुलिस ऑफिसर करता है। किन को करता है, तो एसपी को कर सकता है या कमिश्नर ऑफ पुलिस को कर सकता है। ठीक है, और अथॉरिटी किसकी रहती है, कोर्ट की अथॉरिटी रहती है। बस ये यहाँ से ये दो क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है कि रिटर्न रिक्वेस्ट कौन कर सकता है, पुलिस ऑफिसर करता है, किसको कर सकता है, एसपी को या कमिश्नर ऑफ द पुलिस को। ठीक है, तो ये सेक्शन नंबर और ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफ़ी अच्छी चीज़ ये न्यू जुड़ गई है यहाँ। फिर आता है 107, 105 भी है, तो 105 देख लेते हैं सबसे पहले। 105 में ज़्यादा फैक्ट नहीं है, ये है कि 105 में रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स वही जुड़ा हुआ है कि प्रेफरेबली आपका फ़ोन रहेगा, आप फ़ोन से भी वीडियो ऑडियो बना लीजिए। अगर जब आप सर्च या सीजर करने जाते हैं तब क्या है कि आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी उसको बनाइए। फिर 107 आता है कि अटैचमेंट और फोरफीचर और रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसके बारे में है कि अटैचमेंट और रिस्टोर कर लीजिए प्रॉपर्टी को। जब मतलब ऐसी किसी पुलिस ऑफिसर को अगर प्रॉपर्टी ऐसी दिखती है कि वो संदिग्ध प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी संदिग्ध नज़र आती है, तो वो क्या करते हैं, पुलिस ऑफिसर एक इन्वेस्टिगेशन मेक करने के लिए अप्रूवल प्राप्त करते हैं। अप्रूवल किससे लेंगे, एसपी से ले सकते हैं या कमिश्नर ऑफ पुलिस से ले सकते हैं, सेम एज सेक्शन 86। ठीक है, तो वह प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की प्रॉपर्टी को अटैच करने की बात थी, और यहाँ ऐसी प्रॉपर्टी को जो संदिग्ध टाइप में दिख रही है उस प्रॉपर्टी को अटैच एंड रिस्टोर करने के बारे में है। तो सेक्शन 86 से काफ़ी हद तक मैच करता है 107। तो मजिस्ट्रेट नोटिस इशू करते हैं कि भैया तुम अपना रिप्लाई दो। ठीक है, तो विद इन सो कॉज करने के लिए उसको बुलाते हैं, तो विद इन उसको 14 डेज आना पड़ता है, और नहीं आता है तो एक्स पार्टे ऑर्डर निकल जाता है। फिर डीएम क्या है, जो प्रोसीड ऑफ द क्राइम है, जो लोग उससे इस प्रकार के अपराध से जो अफेक्टेड पर्सन है उनको क्या है कि रिलेटिवली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डीएम पैसे प्रोसीड को, और विद इन 60 डेज वो प्रोसीड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर कोई भी क्लेमर नहीं आता है तो क्या चला जाता है, वो गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट होती है तो वो फोरफेज कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ ये जो मैंने पॉइंटर्स लिखे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको स्क्रीनशॉट लेकर के इनको पढ़ सकते हैं या अपने डायरेक्ट में मार्क कर सकते हैं। फिर आता है 172 सॉरी। तो 172 में बस नॉर्मल ही चीज़ जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि पर्सन जो बाउंड होता है, कोई व्यक्ति बाउंड कर दिया गया है कि जो पुलिस ऑफिसर को लॉफुल डायरेक्शन देना है, गलत सलत नहीं बता देना उसको, और अगर वो हेल्प मांगते हैं किसी प्रकार से तो उनको हेल्प भी करना है। नॉर्मली रूप से आप लोग सेक्शन नंबर इसको याद रखिएगा कि 172 एक नई धारा ऐड हुई है हमारे बीएनएसएस में। ठीक है, फिर आता है 336 जो बात करता है कि एविडेंस ऑफ पुलिस सर्वेंट। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। कौन कौन है, ये तो पब्लिक सर्वेंट है, ये एक्सपर्ट है और पुलिस ऑफिसर है। 3 लोगों को बोला गया है, पब्लिक सर्वेंट, एक्सपर्ट और पुलिस ऑफिसर। तो इनसे एविडेंस कैसे, अगर कोई व्यक्ति पहले पुलिस ऑफिसर, एक्सपर्ट या पब्लिक सर्वेंट रह चुका है किसी जगह पे और उसने रिपोर्ट दर्ज करी थी, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट था, तो
अगर वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है उसका, मान लीजिए कोई पुलिस ऑफ़िसर है और उसने कोई एफ़आईआर वग़ैरह दर्ज करी थी, तो अब वो उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसके जगह पे जो आता है सक्सेसर, तो वो उस चीज़ का एविडेंस दे सकता है कि हाँ, मेरे जो पहले वाले थे उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करी थी। फिर ये चीज़ इसमें ये भी है कि भैया वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी दे सकता है। ज़रूरी नहीं कि उस ऑफ़िसर को परेशान किया जाए। और एक और चीज़ जुड़ी हुई है कि वो जब हम उसको तभी बुलाएँगे जब वो क्या होगा, अ, जब पार्टीज़ के बीच डिस्प्यूट होगा, ठीक है? तो ये 336 है, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछा भी है ये 20 में, जो एआईबी 20 हुआ है उसमें ये आया भी है, ठीक है? फिर आता है हमारा 356, जिसमें है इंक्वायरी, ट्रायल और जजमेंट इन अब्सेंटिया ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो इसमें क्या है कि जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं वो एब्सेंट रहते हैं, तो उनके एब्सेंट में आप इंक्वायरी, ट्रायल वगैरह और जजमेंट भी दे सकते हैं। तो कैसे दे सकते हैं? तो इसने जब कोर्ट है तो वो ट्रायल कमेंस नहीं कर सकती है, आपको 90 दिन तक रुकना होगा, ठीक है? 90 दिन तक रुकना होगा। जब अब मान लीजिए आज से आपने चार्ज फ्रेम किया, तो आज से 90 दिन तक उसका वेट करिए, शायद वो आ जाएगा। ये नहीं कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो एकदम, पहले क्या होता था, ये सेक्शन नहीं था ना, तो क्या होता था कि कोर्ट समझ जाती थी कि ठीक है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भगोड़ा है वो, तो तुरंत जल्दी एकदम सब इंक्वायरी, ट्रायल, जजमेंट वगैरह पास कर देती थी, जिससे उसको उसके राइट्स का उल्लंघन है ना ये। तो उसको 90 दिन का समय आप रुकिए, जब से चार्ज फ्रेम किया उसके 90 दिन तक वेट करना है, उसके बाद जो प्रोसीडिंग होगी वो करना है। और 2 कंसेक्यूटिव वारंट इंटरवल में 30 डेज के, ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, कितने दिन के इंटरवल में और कितने वारंट इशू कर दिए गए हों। 2, कम से कम 2 वारंट एग्जीक्यूट कर दिए गए हों, ठीक है? और पब्लिक, ठीक है, ये तो ठीक ही है कि लोकल एरिया में आप न्यूज़पेपर में उसका ये सब इन्फॉर्मेशन छपवाएँगे, बाकी सब नॉर्मल ही है। और ये है, यहाँ ये यूपी एपीओ में ये क्वेश्चन आया भी था कि जो कोई अपील है, इस चीज़ की अपील है, तो इसे अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है और उसको कन्विक्शन दे दिया गया है, तो वो कन्विक्शन के लिए अपील के खिलाफ अपील कितने दिनों तक कर सकता है? तो वो 3 साल तक कर सकता है। जजमेंट आज आया, तो आज से 3 साल तक का समय है उसको, कि अगर उसको कन्विक्शन हुआ है तो वो अपना अपील कर सकता है। फिर आता है 398। 398 बहुत अच्छा सेक्शन है जो नया जुड़ा, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम करके, सॉरी विटनेस कंपनसेशन स्कीम करके, जो विटनेस को कभी कभी हानि हो जाती थी, ठीक है? तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन सकती है कि किसके पास ये ड्यूटी है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है? तो नहीं, हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना विटनेस कंपनसेशन स्कीम का प्रावधान रखेंगी। फिर 472 है जो मर्सी पिटीशन को लेकर के है, तो मर्सी पिटीशन में यही है कि पहले गवर्नर को जाएगी, ठीक है? पहले गवर्नर को आप मर्सी पिटीशन फाइल करेंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट को जाएगी, जो फिर उसके 60 डेज के अंदर अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, तो उसके बाद प्रेसिडेंट को भेजी जाएगी। और हो गया, बस नॉर्मल ही है, और इनके खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती है। फिर आता है 530, जो कि ये 20 में पूछा भी जा चुका है, ठीक है? ट्रायल एंड प्रोसीडिंग बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। कैसे होगी? इलेक्ट्रॉनिक मोड में पूरे जितना भी सारे सीज एंड सीजर जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, सब कुछ में आप फ़ोन से वीडियो ज़रूर बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वीडियो ज़रूर बना लीजिएगा। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए ये भी कई बार पूछ लेता है कि कितने चैप्टर हैं, सीआरपीसी में कितने चैप्टर थे और बीएनएसएस में कितने चैप्टर हैं, कितने सेक्शन हैं। तो ये सब याद रखिएगा कि टोटल चैप्टर सीआरपीसी में पहले 37 थे, अब हो गए हैं 39। पहले टोटल सेक्शन 484 थे, अब हो गए हैं 531। और इन्फोर्समेंट की डेट भी याद रखिएगा, पूरा सीआरपीसी की भी, बीएनएसएस की भी। तो सीआरपीसी की इन्फोर्समेंट की डेट 1 अप्रैल 1974 थी, और इसकी इन्फॉर्मेंस की डेट है 1 जुलाई 2024। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो थैंक यू सो मच।